हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर यू, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअली बच्चों, इन दिस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यू कैन से द प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर, कि हमारे पास हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनका एक कैटेगराइजेशन हम पढ़ेंगे कि उनमें से जो कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। बड़ा ही यू कैन से इको फ्रेंडली चैप्टर है एंड इट विल टीच अस दैट इन व्हाट वे वी कैन हेल्प टू सेव आवर एनवायरनमेंट, कि अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो कैटेगराइजेशन है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो कैटेगराइजेशन है वो हम 3 बेसिस पे यहाँ पर करेंगे। पहला है केमिकल नेचर के बेसिस पे, दूसरा है अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, और तीसरा हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं जरा कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो होते कहाँ पर हैं, कि किस तरह से वो हमारे पास अवेलेबल हैं ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे पास जो बायोस्फीयर है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बायोस्फीयर को ही स्टडी करेंगे कि बायोस्फीयर है क्या। देखिए बच्चों, जब भी बायोस्फीयर की बात होती है, बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। ठीक है ना, स्फीयर मीन्स अर्थ। नाम से ही आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर का मतलब क्या होगा। पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड लिविंग मैटर, और यू कैन से बायोस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो हम बायोस्फीयर को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, द part of earth which support किसको सपोर्ट कर रहा है? लाइफ को। ठीक है ना, विच सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसको हम? लिविंग मेंटल बोल सकते हैं या बायोस्फीयर बोल सकते हैं। लिविंग मेंटल और बायोस्फीयर हम उसको कह सकते हैं। फिर बच्चों देखिए, जो बायोस्फीयर है इट इज़ फर्दर सपोर्टेड बाय 3 फिजिकल डिविजन्स। ठीक है ना, बायोस्फीयर इज सपोर्टेड बाय 3 फिजिकल डिविजन्स। ये हमारे पास 3 फिजिकल डिवीजन हैं जो इस बायोस्फीयर को सपोर्ट करती हैं। उससे पहला है हमारे पास लैंड, दूसरा है हमारे पास वाटर, तीसरा है हमारे पास इसमें एटमॉस्फेयर। ये 3 चीज़ें हैं विच सपोर्ट दिस यू कैन से बायोस्फीयर, एंड दीज आर द यू कैन से फिजिकल डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैंड की, लैंड को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे? लिथोस्फीयर कह देते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है द सॉलिड पार्ट ऑफ द यू कैन से सॉलिड पार्ट को हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ द यू कैन से आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ द सॉलिड आउटर क्रस्ट, पृथ्वी का सबसे सॉलिड और यू कैन से आउटर क्रस्ट है अर्थ का, जिसको हमने क्या बोल दिया है? नाम लैंड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड
लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे, इट इज़ द, इसका जो अपर मोस्ट वेदर्ड पार्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं, सोइल, ठीक है ना। इट्स अपर मोस्ट, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, इस अपर मोस्ट थिन लेयर वेदर्ड पार्ट इज कॉल्ड सोइल, जिसको हम प्लफ करते रहते हैं, जिसको हम लूजन करते रहते हैं, उस जिसके अंदर हम अपने क्रॉप्स को उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोइल। फिर दूसरा जाता है बच्चों यहाँ पे हमारे पास वाटर। अब जब वाटर की हम बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हम इसको कह देंगे यहाँ पे कि हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है ना। एंड इट इज़ द लिक्विड कंटेंट ऑन द अर्थ, इट इज़ द लिक्विड कंटेंट ऑन द अर्थ। और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि जो हमारी अर्थ है इट इज़ अराउंड अबाउट 75% कवर्ड विद वाटर, ठीक है ना। 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। वाटर ने कवर कर रखा है, किस फॉर्म में कवर कर रखा है, एज ओशियन हमारे पास हैं, समुद्र हैं बहुत सारे, ठीक है बच्चों, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, डैम्स हैं, रिवर्स हैं, और क्या है हमारे पास, फिर जो हमारे पास फ्रोजन फॉर्म में है, जैसे हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, ये सारी क्या, दीज आर द, यू कैन से अवेलेबल वाटर ऑन दिस अर्थ। बस यह कि फॉर्म चेंज हो गया है। एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर, कुछ हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर भी है जिसको हम पोटेबल मानते हैं, विच इज़ यूज्ड इन, यू कैन से ड्रिंकिंग पर्पज़, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अब हमारे पास थर्ड आता है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या हो कि हम जो एयर की बात करते हैं, दिस विल कम्स अंडर दिस एटमॉस्फेयर। और आपको पता है एयर क्या है, इज़ ए ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर क्या है, एक ब्लैंकेट है, ठीक है ना। एयर एज ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह है, ठीक है ना, विच कवर्स द होल अर्थ, विच कवर्स द होल अर्थ, जो होल अर्थ को कवर किए हुए है। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से डिफरेंट 3 फिजिकल डिवीजन ऑफ द बायोस्फीयर, जिस जो बायोस्फीयर को सपोर्ट करती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो हमारे पास बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट, इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। और वो पहला कंपोनेंट होगा उसमें, इसको हम बोलते हैं लिविंग, और इसको बोल सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट इसको हम कहेंगे, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म
constitute the biotic component of biotic components of बायोस्फीयर। और वो कौन कौन से हैं बायोटिक, आपको सभी को मालूम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मीन्स हमारे पास प्लांट्स हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या है, ये सारे हमारे पास लिविंग कंपोनेंट हैं, एटसेट्रा। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट, सेकंड वन, एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए बच्चों, नॉन लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड्स कि जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे पास, जैसे सोइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, हमारे पास एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ठीक है बच्चों, और प्रेसिपिटेशन है, ठीक है ना, एटसेट्रा, आर नॉन लिविंग components which includes non-living components or abiotic component of बायोस्फीयर। ठीक है, हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे पास बायोस्फीयर के। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है कि जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं कि यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो लाइफ है, अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर लिविंग कंपोनेंट भी है और एबायोटिक कंपोनेंट भी है। ये दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड क्यों इंटरेक्ट करेंगे, टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कि लाइफ फॉर्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक इंडिविजुअल पूरी नहीं कर सकता। कि एबायोटिक कंपोनेंट है, अगर एबायोटिक लिविंग नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, अगर लिविंग इंडिविजुअल है तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि लिविंग थिंग्स दे हैव टू इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे विल प्रोड्यूस यू कैन से रिसोर्सेज टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ फॉर्म। सपोज कि अब हमें फूड चाहिए, अब फूड के लिए हमारे पास प्लांट्स होने चाहिए। अब प्लांट्स कैसे फूड बनाएंगे, प्लांट्स को फूड सिंथेसिस करने के लिए सॉइल भी चाहिए, उसमें मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है, वाटर भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये इंटरेक्शन हुआ इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर, देन लाइफ इज पॉसिबल। एंड अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है ना, विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड। और सन एनर्जी भी आपको पता है, ये भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट दे बोथ इंटरेक्ट टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज विल मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। क्लियर है, इसको लिखते हैं बच्चों। इन बायोस्फीयर क्या होगा, इन बायोस्फीयर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट, दोनों इंटरेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज, किस लिए, टू मीट
the necessary requirement of लाइफ फॉर्म्स, कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं अवेलेबल इस अर्थ के ऊपर, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके, तभी ये इंटरेक्ट करते हैं। हाउएवर कि जो एनर्जी है रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ इज, यू कैन से, अल्टीमेटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। हाउएवर एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जो एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है ना, फॉर सस्टेनिंग लाइफ, फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है ना, अल्टीमेटली कहाँ से मिल रही है? अल्टीमेटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। वो कहाँ से मिलती है हमें बच्चों? हमें वो सन से मिल रही है, और इसकी सन की हेल्प से, इस एनर्जी की हेल्प से, विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द फूड, विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और ये हम कहते हैं कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑन दिस अर्थ। विदाउट फूड, और यू कैन से सोर्स ऑफ एनर्जी, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, होल बायोस्फीयर, एंड इन दिस बायोस्फीयर, in what way these abiotic and the abiotic component, biotic and abiotic component, they interact, and that's why life is possible on the planet। तभी हम देखते हैं कि जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। नाउ कम टू द नेचुरल रिसोर्सेज क्या है फिर, ठीक है ना। हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर का नेम यही है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए बच्चों, ये जो रिसोर्सेज होते हैं, अब बात कर ले जरा नेचुरल रिसोर्सेज की। कि हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे किसको? हाउ वी विल डिफाइन ए नेचुरल रिसोर्स। एक्चुअली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द नेचर। क्या है? दीज आर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ, कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है नेचर में, ऑफ नेचर, एंड विच आर, यू कैन से, बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस, विच आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए करते हैं? फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड, these are also called अर्थ रिसोर्सेज में हम इनको कह देंगे। क्या कह देंगे? अर्थ रिसोर्सेज। अब अर्थ रिसोर्सेज क्यों बोला? बिकॉज these are, you can say, obtained from the only earth, as these are only obtained
फ्रॉम अर्थ, इसलिए इसको हम अर्थ रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अर्थ से ही ऑब्टेन होते हैं। फिर फर्दर हम कहते हैं दीज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर। 3 पैरामीटर होंगे इनको क्लासीफाई करने के लिए। पहला होगा केमिकल नेचर के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। और तीसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है बच्चों, दीज आर क्लासीफाइड, these are classified on the basis of 3 चीज़ें हैं हमारे पास। पहला है केमिकल नेचर, ठीक है, कि केमिकल नेचर क्या है हमारे पास नेचुरल सोर्सेज की। दूसरा है अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी, abundance and availability। और फिर तीसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 हमारे पास मेन बेसिस होंगे जिनके बेसिस पे हम इन नेचुरल सोर्सेज को कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं टाइप ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज के क्या टाइप होंगे, ठीक है ना। दीज आर यू कैन से मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कितने होंगे? दीज आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। 3 तरह के हो जाएंगे बच्चों। पहला टाइप हमारे पास आ जाएगा फिर इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। नॉन लिविंग होंगे। इनऑर्गेनिक का मतलब नॉन लिविंग होता है, इंक्लूड एयर वाटर, इंक्लूड एयर वाटर। और क्या इंक्लूड होते हैं? मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स। तो दिस इज अबाउट द इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। फिर जरा बात कर लेते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक रिसोर्सेज क्या होंगे। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इसमें हमारे पास आ जाते हैं बच्चों दीज इंक्लूड द प्लांट्स, दीज इंक्लूड्स द प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास क्या क्या जाते हैं? जैसे हम कहते हैं कि हमारे फॉसिल फ्यूल क्या क्या हैं। हमारे पास कोल है, हमारे पास पेट्रोलियम है, और हमारे पास है नेचुरल गैस है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट रिसोर्सेज है हमारे पास मिक्स्ड रिसोर्सेज। थर्ड काइंड ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर, ठीक है ना, मिक्स्ड रिसोर्सेज। अब जो मिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, जो सोइल है वो एक मिक्स्ड रिसोर्स है। दीज इंक्लूड सोइल, दीज इंक्लूड सोइल एज, सोइल इज एज, कि सोइल क्या है वो यू कैन से ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। सोइल विच इज एन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक।
क्योंकि सॉइल हमारे पास दोनों जगह इंक्लूड होती है, सॉइल इनऑर्गेनिक भी इंक्लूड होती है और ऑर्गेनिक भी इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट बच्चों, सेकंड, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास कितने तरह के होंगे। ठीक है बच्चों, उसमें आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहला आएगा फर्स्ट टाइप, इसको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। पहला, मेनली टू काइंड्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें पहला आता है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि हम उन रिसोर्सेज को जितना मर्जी इस्तेमाल करें, दे नेवर गेट फिनिश्ड, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो, जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं दे आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, कि हमारे पास वो रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना। दीज आर प्रेजेंट in अनलिमिटेड क्वांटिटी। हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं और हम इनको ह्यूमन बीइंग जितना मर्जी इस्तेमाल करें, ठीक है ना, दे नेवर बी एग्जॉस्टेड और यू कैन से दे नेवर बी रिप्लेनिश्ड। ठीक है ना। क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट likely to be finished और exhausted, और जो कभी भी फिनिश नहीं होंगे और कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं होंगे। क्यों? बाय ह्यूमन यूज, बाय ह्यूमन यूज, कि हम कितना मर्जी उनको इस्तेमाल करें, दे नेवर बी एग्जॉस्टेड और फिनिश्ड। उसमें कौन कौन से आते हैं? दीज इंक्लूड सोलर एनर्जी, दीज इंक्लूड्स सोलर एनर्जी, एयर, वाटर। ये क्या है? हमारे पास ऐसे भंडार हैं, ऐसे स्टोरेज हैं विच नेवर बी गेट फिनिश्ड, चाहे हम जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। दूसरा इसमें हमारे पास आता है एग्जॉस्टिबल, नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि अब ये फिनिश हो सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं, दैट मीन्स इनका जो क्वांटिटी है वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है। दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर likely to be finished
और एग्जॉस्टेड, फिनिश हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना, बाय ह्यूमन यूज, बाय ह्यूमन यूज, कि अगर इनको ह्यूमंस इस्तेमाल करें दे गेट बी एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना। फर्दर दीज आर ऑफ टू काइंड्स, फर्दर दीज आर ऑफ टू काइंड्स, ये फर्दर दो काइंड के हो सकते हैं। ये दो काइंड के हमारे पास हो सकते हैं। पहला है रीन्यूएबल रिसोर्सेस, कि हमारे पास एक तो होगा रीन्यूएबल रिसोर्सेस, फिर दूसरा होगा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये दो टाइप हमारे पास यहाँ पर इस एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के हो जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक बच्चों, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जिसको रिन्यू किया जा सके, ठीक है ना, विच कैन बी रीयूज्ड, जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सके, जिसको हम दोबारा से रिप्लेस कर सके। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे, दीज रिसोर्सेज कैन बी मेंटेन, दीज रिसोर्सेज कैन बी मेंटेन themselves इनको हम मेंटेन कर सकते हैं, और कैन बी रिप्लेस्ड, और कैन बी रिप्लेस्ड, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं इफ मैनेज वाइजली, इफ मैनेज वाइजली। क्लियर हुआ? क्योंकि दीज इंक्लूड सोयल, दीज इंक्लूड सोयल एंड लिविंग, लिविंग थिंग्स कौन सी होंगी? जैसे हमारे पास क्रॉप्स हैं, लिविंग थिंग्स, क्रॉप्स हैं, अदर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास फॉरेस्ट्स हैं, और क्या हो सकते हैं, हमारे पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। तो ये सारे क्या होंगे? दीज ऑल आर यू कैन से, और भी है हमारे पास, जैसे वाइल्ड लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स हमारे पास वाइल्ड फॉर्म में है, मीन्स जो फॉरेस्ट में रहती है, बट दीज कैन बी आल्सो लॉस्ट। अगर हम इनको अनवाइजली यूज़ करें और इनका एक्सेसिव यूज़ करें तो हम इन रीन्यूएबल को भी खो सकते हैं। however these can be lost if they are used excessively and unwisely। अगर हम इनको एक्सेसिवली इस्तेमाल करेंगे और अनवाइजली इस्तेमाल करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको भी हम लॉस्ट कर सकते हैं। तो सेकंड आता है टाइप हमारे पास इसका नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल मीन्स कि जिनको रिप्लेनिश ना किया जा सके, जिसको रिप्लेस ना किया जा सके। वंस these are used and are lost forever, these are once used and
आर लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए हम इसको खो देते हैं। एज दीज आर नॉट रेस्टोर्ड, इनको हम रेस्टोर नहीं कर सकते, इनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, ठीक है ना। दीज इंक्लूड मेटेलिक आयन, ठीक है ना, मेटालिक मिनरल्स, ठीक है ना, और हमारे पास है फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं। तो दीज आर कम्स अंडर दिस नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे आपने पेट्रोल बाइक में डाला और आपने बाइक को चलाया, ठीक है, चलाने के बाद अब वो जो पेट्रोल है बर्न हुआ, बर्न होकर वो गैसेज में कन्वर्ट हुआ, तो गैसेज अब दोबारा से पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ना ही हम इस रिसोर्स को कभी रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, एग्जॉस्टिबल natural resources which has two kinds, that is renewable resources and the non renewable resources। अब हमारे पास नेक्स्ट काइंड आता है यहाँ पे, दैट इज तीसरा काइंड हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे? देखिए बच्चों, इसमें ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पर 3 तरह के हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टाइप हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज। फर्स्ट टाइप है नेशनल रिसोर्सेज। इसका मतलब कि ये ऐसे रिसोर्स होंगे बच्चों विच आर कन्फाइंड टू बाउंड्रीज, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज में ही ये रहते हैं, उसके बाहर कोई भी इनको शेयर नहीं कर सकता। दीज आर कन्फाइंड टू नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास, कुछ मिनरल्स हैं, एग्जांपल कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ हमारे पास लैंड हो सकते हैं, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर हमारे पास सेकंड टाइप, मल्टी नेशनल रिसोर्स, मीन्स द रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय मोर देन वन नेशन, ठीक है ना। दीज आर द, यू कैन से, रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय मोर देन वन नेशन। दीज आर द रिसोर्सेज शेयर्ड by more than one nation, एक नेशन से ज़्यादा उनको शेयर करें। एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास जैसे कुछ रिवर्स हैं, कुछ लेक्स हैं, हमारे पास कुछ रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो एक से ज़्यादा नेशन उसको शेयर करते हैं। कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स में बच्चों जैसे आपने बर्ड्स देखे होंगे, बर्ड्स हमारी कंट्री के बर्ड पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान के बर्ड यहाँ आ सकते हैं, और कोई कंट्री के भी उड़ के आ सकते हैं। दैट मीन्स दीज रिसोर्सेज दे डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज, इनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है। लास्ट में आता है फिर हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज। थर्ड टाइप है
इंटरनेशनल रिसोर्सेज, कि ऐसे रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय ऑल द नेशंस, ठीक है ना। दीज आर द रिसोर्सेज, these are the resources shared by all the nations, सभी नेशन इसको शेयर करें, जितने भी नेशन हैं, ठीक है ना। उसमें आता है हमारे पास एयर, एग्जाम्पल लिख सकते हैं एयर एंड सोलर एनर्जी। तो ये कुछ ऐसे सोर्स है बच्चों जो सभी नेशंस इनको शेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में इंतज़ार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।